नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, मैं अखंड प्रताप दुबे इस इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीबी ग्रुप ऑनलाइन प्लेटफार्म पर मैं पुनः उपस्थित हूँ। मैं ये भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और मैं ये कामना करता हूँ कि आप मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पहले पार्ट वर्णमाला का जो लिया था, जो वर्णमाला पढ़ा रहा था, वर्णमाला चूँकि एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, उसमें सारी बात एक ही क्लास के माध्यम से नहीं समझाई जा सकती थी, तो मैंने छोटे छोटे रूप में 2 पार्ट बनाया। और जो पहला पार्ट आपको दिया था उसमें वर्णमाला के बारे में, स्वर व्यंजन के बारे में आपको बताया था, समझाया था। आज मैं उसमें कुछ चीज़ें जो और भी बाकी रह गई हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। और एक शायरी में बोलना चाहता हूँ, मौजों की कसम, दरिया की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, पहले तुम खुद को बदलो तभी जमाना बदलेगा। याद रहे, अपने ऊपर विश्वास रहे, निश्चित तौर पर आप सफलता हासिल करेंगे। क्योंकि आप हिंदी के विद्यार्थी इस समय हैं और आप हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मैंने वर्णमाला लिखा है ऊपर और द्वितीय पार्ट, ऐसा कुछ लिखा नहीं मिलेगा कहीं पुस्तक में, लेकिन मैंने अपने हिसाब से वर्णमाला का पहला टॉपिक वो बना दिया, इसको द्वितीय पार्ट में मैं लेकर के आया हूँ। तो द्वितीय पार्ट में मेरे प्यारे साथियों, अब देखिएगा, थोड़ा सा और डिटेल इसकी जान लीजिए वर्णमाला में कि स्वर 2 भेद हुए, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन 2 भेद हुए वर्णमाला के। तो हम व्यंजन को अभी नहीं पढ़ते हैं, स्वर के बारे में जानकारी लेते हैं। पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद। तो चूंकि आप अगर पढ़े हैं पिछली कक्षा में तो आप जानते होंगे कि मात्रा के आधार पर स्वर के भेद 3 बताए गए। कितने बताए गए? 3 बताए गए। देखिए क्रम से, पहला ह्रस्व स्वर, पहला ह्रस्व स्वर, जिसे ही हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। मात्रा के आधार पर जानते रहिएगा, ये मात्रा के आधार पे, मात्रा का मैंने पैरामीटर वगैरह सब उस क्लास में बताने के पूरी कोशिश की है। अगर आप उसको समझ रहे हो तो आप देखिएगा। दूसरा टॉपिक है आपका, दूसरा ये बन रहा है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में ये 4 मूल स्वर हो गए। फिर दीर्घ स्वर में अगर आप आएंगे तो ये 7 हो जाते हैं। कितनी इनकी संख्या है? 7 संख्या है। देखिए, आ है, बड़ी है, बड़ाऊ है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। और प्लुत स्वर चूंकि हम पहले से बता रहे थे कि इसकी कोई गणना नहीं होती, यह बनाए जाते हैं, आवश्यकतावश निर्माण किए जाते हैं। जैसे हम किसी को बुला रहे हों, ओम का उच्चारण जब आप करते हैं तो त्रैमात्रिक रूप से, त्रैमात्रिक स्वर के रूप से आप ओम का उच्चारण करते हैं, ये आप जानते हैं। तो बाबू, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद हम 3 मानेंगे। कितना मानेंगे? 3 मानेंगे। मात्रा के आधार पर हमारे स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। दूसरा प्रयोग देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर। चूंकि हमारी जिह्वा का बड़ा रोल होता है वर्णों के उच्चारण में, इसलिए जीभ के प्रयोग के आधार पर भी हमारे स्वर भेद बताए गए हैं। जीभ के प्रयोग, अब जीभ का 3 पार्ट बना लीजिए। जैसे जिह्वा है तो जिह्वा का ये 3 पार्ट हो गया। जैसे एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो इसे हमने क्या कहा? इसे हमने कहा अग्रभाग। इसे हमने क्या कहा? अग्रभाग। और इसे क्या कहा? मध्य। और इसे क्या कहा? पश्च। इस तरीके से जिह्वा का हम रूप देखेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर पार्ट बनाए गए हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 भेद इसके भी होते हैं। 3 भेद इसके भी होते हैं। पहला 3 भेद इसके भी होते हैं। देखिए, अग्रस्वर। अग्रस्वर में कौन कौन आ गए? यानी जीभ के अग्रभाग से बोला जाने वाला, जीभ के अग्रभाग से, जीभ के अग्रभाग से बोला जाने वाला स्वर 4 हैं। पहला ई है, फिर बड़ी है, फिर ए है, फिर ऐ है।
ई है, बड़ी है, ए है, ऐ है। दूसरा मध्य स्वर, यानी मध्य भाग से, यानी मध्य भाग से बोला जाने वाला स्वर कौन है? आ है। कौन है? आ है। और उसके बाद पश्च स्वर, यानी जीभ के पिछले हिस्से से, जीभ के पिछले हिस्से से जिन वर्णों का, स्वर वर्णों का उच्चारण होता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं। आ है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है और औ है। अब देखिए, आपको जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद प्राप्त हो गए। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि वर्णमाला आज फिर से क्यों? तो वर्णमाला में तमाम तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ। वैसे आप बड़े बेहतरीन हैं और मैं भी बड़े बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। तो इसलिए बड़े मन से, बड़े तल्लीनता के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी चाहत के साथ, जैसी चाहत और चीज़ों में आप लगाते हैं उन्हीं चाहत के साथ आप पढ़ते रहिए, हमारा साथ देते रहिए, हम आपके साथ बिल्कुल हैं। तो आप देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 भेद हमें मिल गए। अब तीसरा जो आधार बनाया गया है वो मुख विवर के आधार पर, क्योंकि इसके बारे में यह शब्द कम सुने होंगे। मुख विवर, मुख विवर का मतलब होता है यह मुख द्वार। ये क्या है? मुख द्वार। और मुख द्वार के खुलने और बंद होने के आधार पर, खुलने और बंद होने के आधार पर भी हमारे स्वर भेद होते हैं, क्योंकि उससे भी हमारा बनावट बनती है। जैसे इसके देखिए 4 भेद बने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यानी पहला हम समृत स्वर, कौन स्वर बनाते हैं? समृत स्वर। कौन बनाते हैं? समृत स्वर। ये समृत स्वर क्या है? समृत का मतलब होता है कि वे स्वर वर्ण, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख पूरा बंद होने को हो जाए, मुख पूरा बंद होने को हो जाए। ठीक, तो ये जो 4 हैं ये वे स्वर वर्ण हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार जो है पूरा बंद होने की स्थिति में हो जाता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? समृत स्वर। क्या कहते हैं? समृत स्वर। तो समृत स्वर को आप जान लीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता अर्ध समृत स्वर। चूंकि समृत स्वर जब जान गए तो इसमें अर्ध समृत का मतलब जब जिनके उच्चारण में हमारा आधा मुख खुला रह जाए या बंद होने को हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? अर्ध समृत स्वर। और इनके देखिए, ये को कहते हैं, वो को कहते हैं और आओ को कहते हैं। तमाम विद्वान तमाम पुस्तकों में, तमाम चैनलों पर लोग दिखा रहे हैं कि समृत और विवृत 2 प्रकार के स्वर बता करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन आप इसको पूरा एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ, पूरी व्याख्या मैं कर दे रहा हूँ कि समृत स्वर ये 4 हैं, अर्ध समृत स्वर ये 3 हैं, ए है, ओ है, औ है। अब इसके बाद आता है विवृत स्वर। विवृत स्वर क्या है? विवृत स्वर का मतलब ये हो गया कि वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख हमारा खुले, जिनके उच्चारण में हमारा मुख द्वार खुले, उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। बड़े ताव से, बड़े चाव से आप लोग पढ़ रहे हैं, ये देख करके बड़ी खुशी हो रही है। तो ये देखिए 2 वर्ण अ हो गया, आ हो गया। आ का उच्चारण जब कभी आप पाठशाला में गए होंगे तो मास्टर साहब करवा रहे थे ऐसे कि बोलो आ, तो ऐसे मुँह बा रहे थे कि नहीं? जब मुंह खोल रहे थे तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? विवृत। खुला वृत्त, वृत्त माने जानते हो ना, गोला, वृत्त माने गोला, तो विवृत का मतलब खुला गोला की तरीके से। अब उसके बाद आता है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर, तो अर्ध विवृत स्वर का मतलब आप जान गए कि वे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में हमारा मुंह आधा खुले, यहाँ पर आधा ढका था तब अर्ध समृत, यहाँ आधा खुले तो ये ऐ है,
इसीलिए इसको अर्ध विवृत स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध विवृत। देखिए ऐ तो आधा खुल रहा है और इसमें पूरा खुल रहा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, गर जिंदगी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अगर तुम पढ़ना ही चाहते हो तो पढ़ डालो, पढ़ने के लिए पूरी समय है, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते तो कुछ भी नहीं कर सकते। आओ हम मिल करके पढ़ते हैं। अब देखिए बात आती है आगत स्वर की, बात आती है आगत स्वर की। आगत स्वर देखिए, आगत स्वर इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक ऐसा स्वर है, आ जिसे आप कहते आ, और ऊपर ये चंद्र लगा रहता है, बिंदी नहीं लगी रहती। यह एक ऐसा स्वर है कि यह विदेशी भाषा से प्राप्त है, अन्य भाषा से प्राप्त है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? आगत स्वर। क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं। और यह एक की संख्या में है आ। जैसे आप लिखते हैं डॉक्टर, जैसे आप लिखते हैं डॉक्टर, तो डा लिखते हैं तो ऊपर चंद्र लगाते हैं, बिंदी नहीं लगाते उस पर। तो यह आ स्वर का, आ स्वर को आप प्रयोग में लाते रहते हैं। तो मेरे बच्चों, यह आगत स्वर आ है, ये अन्य भाषा से प्राप्त है। तो स्वर वर्ण में जो हम आपको पढ़ा रहे थे, आज हम आपको केवल इतना ही बताए, क्योंकि इसके पहले पार्ट में हम सब कुछ बता चुके हैं। केवल यहाँ पर मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, तो आप बताइएगा 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, इनकी यह संख्या है, इनके नाम है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और मुख विवर के आधार पर स्वर के भेद 4 हैं, सम्मिश्र स्वर, अर्ध सम्मिश्र स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। और आगत स्वर एक है, आ है। स्वर वर्णमाला में स्वर के वर्णों में इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे अधिक क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकता है। प्रश्न जो बनने हैं वो भी मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ। प्रश्न ये बनने हैं कि स्वर में कितने वर्ण हैं, तो 11 है। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो 3 हैं। और जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, 3 हैं। और मुख विवर के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, 4 हैं। और आगत स्वर कौन है? आ है। ये सब जानकारी आपको प्राइमरी लेवल पर जाननी चाहिए हिंदी वर्णमाला में। अब हम आगे आपको व्यंजन के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि व्यंजन से भी प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं। उस पार्ट में, मैं पहले पार्ट में व्यंजन के बारे में बहुत समझाया हूँ, लेकिन आज पुनः व्यंजन के बारे में और भी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो व्यंजन वर्ण के बारे में अब आप मुझसे सुनेंगे, और व्यंजन वर्ण का ये पूरा चार्ट आपके सामने उपस्थित है। देखिए, जो आप स्वर अभी पढ़े, तो स्वर में हमने आपको 11 बताया और व्यंजन की संख्या हम 33 बताते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन जो व्यंजन के भेद बताए गए, जैसे पहला भेद बना स्पर्श, दूसरा भेद बना अंतःस्थ, तीसरा भेद बना ऊष्म, ये तो बात सही है। इन्हीं तीनों के संख्या को जब जोड़ेंगे तो आपको 33 प्राप्त हो जाएगी। इन्हीं तीनों की संख्या को आप जोड़ेंगे 33 प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हम चौथे नंबर का जो संयुक्त है इसको भी जोड़ते हैं, और 5वें नंबर का जो उच्छिष्ट है इसको भी हम जोड़ते हैं, और 6ठा नंबर पे अयोगवा आता है, इसको भी जोड़ लेते हैं। तो ये भी संख्या जब जोड़ेंगे तब हमारा वर्णमाला पूर्ण हो जाता है, तब हमारा वर्णमाला पूर्ण हो जाता है। तो आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं व्यंजन वर्णों की। तो ये पहला स्पर्श व्यंजन जो है, तो स्पर्श व्यंजन चूंकि हम पहले पार्ट में सारी बात बता चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ बातें अधूरी हैं जो हमको बताना है। जैसे प्राण के आधार पर वर्ण भेद। अब हमारे बच्चे यही नहीं जान पाते कि प्राण क्या है। प्राण सब कहाला जान निकल जाएगी, जान निकल जाएगी, तो जान माने प्राण चली गई, प्राण हमारा चला गया। तो प्राण का मतलब होता है श्वास। प्राण का मतलब क्या होता है? श्वास। तो जब बाबू आप कोई भी हो, जब कोई वर्ण आप उच्चारण करते होंगे तो निश्चित तौर पे ससिया तो निकलते हुई कि ना ही निकले, बिना सांस निकलने उकलने कुल वर्ण उच्चारण हो जाता है। सोचिएगा ध्यान से। तो जब सांस निकलती है, जब सांस निकलती है, उस श्वास के आधार पर, किसके आधार पे? श्वास के आधार पे, यानी प्राण कहें चाहे श्वास कहें, के आधार पे वर्ण भेद कितने हैं? 2 हैं।
कितने हैं? 2 हैं। पहला कौन है? अल्प प्राण है। दूसरा कौन है? महाप्राण है। अब अल्प प्राण और महाप्राण को पहचानते कैसे हैं और जानते कैसे हैं, इसके बारे में आइए चर्चा किया जाए। तो आप देखिए, यह चार्ट आपके पास उपलब्ध है। यह चार्ट मैंने आपको बना दिया और इसको मैं तुरंत नंबरिंग कर दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5, यानी यह लाइन हो गई पूरी। यह 1 नंबर की लाइन, यह 2 नंबर की लाइन, यह 3 नंबर की लाइन, यह 4 नंबर की लाइन और यह 5 नंबर की लाइन हो गई। तो आपके सामने पूरा स्पर्श व्यंजन के जो 25 अक्षर हैं उसका चार्ट आपके पास मौजूद है। तो देखेंगे, जब आप कभी भी उच्चारण करते हैं वर्णों का, या आपको उच्चारण जब सिखाया गया होगा या सही टीचर ने जब बताया होगा, तो कहते हैं क ख ग घ अंग, यानी हम समय किस पर दे रहे हैं? ख पे ज़्यादा समय दे रहे हैं, घ पे ज़्यादा समय दे रहे हैं, यानी हम पहले पे समय कम दे रहे हैं उच्चारण में, ग पे फिर समय कम दे रहे हैं, फिर अंगा पे उच्चारण पे कम समय दे रहे हैं। इसलिए ये जो हुआ, ये जो आपका पहला वर्ण और तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण, ये पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या हो जाते हैं? अल्प प्राण हो जाते हैं। पहला, तीसरा, 5वां वर्ण। अब 135 का फार्मूला लोग लेके चलते हैं। कौन सा फार्मूला लेके चलते हैं? 135 का। तो 135 के बाद अब देखें जो बचता है, जैसे दूसरा बचता है और चौथा बचता है, तो ये किस में चले आएंगे? महाप्राण में। ये कहाँ चले आएंगे? महाप्राण में। अल्प प्राण में देखिए 135 और उसके बाद प्लस में अगर करेंगे, प्लस में अंतःस्थ वर्ण। कौन वर्ण? अंतःस्थ वर्ण, अर्थात य र ल व, य र ल व, ये 4 वर्ण। और इसमें महाप्राण में जब आप चलेंगे तो दूसरा और चौथा, यानी महाप्राण की परिभाषा अगर देख लें तो अल्प प्राण के अपोजिट में हो जाएगी कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक निकले उसे क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। तो दूसरे और चौथे पर सांस अधिक निकलती है, इसलिए उसको हम महाप्राण कहेंगे। और उसके बाद ऊष्म वर्ण। कौन वर्ण आता है? ऊष्म वर्ण, जैसे श, श, श और ह, जो ये आपका दिया है, ठीक, ये हो गया। यानी यहाँ पर लिखा है ये ऊष्म वर्ण भी, और इसमें क्यों आ जाते हैं? महाप्राण में। अंतस्थ कहाँ आ जाते हैं? अल्प प्राण में। तो प्राण के आधार पर स्वर के कितने भेद हो गए? 2 भेद, अल्प प्राण और महाप्राण। 135 धन या अलावा, यह फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए। महाप्राण अगर पूछता है 24। प्रश्न कैसे बनता है? प्रश्न ऐसे बनता है कि जैसे आपसे पूछेगा, घ अक्षर को दे दिया और पूछेगा कि यह अल्प प्राण है कि महाप्राण है। अब आपको बताना होगा कि यह अल्प प्राण है महाप्राण। तो बच्चों बताओ क्या होगा इसमें? घ कौन सा है? महाप्राण है, क्योंकि ये चौथा अक्षर है। ऐसे ही आपको बताना होगा। पूछेगा ल जो है कौन है? महाप्राण है कि अल्प प्राण है? तो आपको बताना होगा कि इसमें अल्प प्राण है, क्योंकि य र ल व जो है अल्प प्राण में आते हैं। अब दूसरी बात इसमें यह है कि घोष के आधार पर, घोष क्या होता है? घोष का मतलब स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है उच्चारण में। आप पढ़े होंगे, जानते होंगे, या मुझसे आप सुन लें कि जो ये वर्ण जिनके उच्चारण के द्वारा स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, कंपन के आधार पर यह वर्ण भेद बनाया गया है। तो कुछ में कंपन होता है, कुछ में कंपन नहीं होता है। तो पहला भेद बना अघोष, दूसरा भेद बना घोष, जिसे आप सघोष भी कहते हैं। अघोष का मतलब हो गया, अघोष का अर्थ अगर देखें तो अधन घोष, अधन घोष। तो अधन घोष माने आ माने नहीं, घोष माने कंपन। ये वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन न हो वो क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं घोखत हवा, तो घोखना शब्द वो दूसरा है, यहाँ अघोष से मतलब दूसरा है। तो अघोष का मतलब हो गया
कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। तो इसमें देखेंगे जो ये आपका पार्ट है पूरा, पहला और दूसरा जो पार्ट है, यानी किसी भी वर्ग के जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, किसी भी वर्ग के जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, वैसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। अघोष में पहला दूसरा वर्ण और तीनों स आ जाता है। कहा जाता है तीनों स। अघोष में पहला दूसरा वर्ण और तीनों स आ जाता है। अगर एक पिस्टल हम बना दे रहे हैं, यहीं पर एक पिस्टल बना दे रहे हैं, और ये देखिए पिस्टल बना दे रहे हैं, इस माध्यम से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। दो पार्ट हमने बना दिया, और ये पहला पार्ट बना, ये दूसरा, यानी क च ट त और प। ये बना ख छ ठ थ और फ। ये देखिए, अब इसको आप क्या कहेंगे, अघोष। क्या कहेंगे, अघोष। इसमें तीनों स हो जाएगा। देख लीजिए, अगर ऐसे आप पिस्टल बना करके समझ लेंगे, एक पिस्टल में आप देखिए पहला वर्ण आ गया और दूसरा वर्ण आ गया और तीनों सा आ गया, तो ये अघोष वर्ण हो गया। ये क्या हो गया, अघोष वर्ण। अब उसके बाद बात आती है घोष या सघोष की। उसके बाद बात आती है घोष या सघोष की। तो जो बाकी की ये इधर का पार्ट बचा है, जो बाकी का यानी तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण बचा है, और उसके बाद इसमें का हा बचा है, और उसके बाद य र ल व बचा है। ये सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, घोष या सघोष कहलाते हैं। घोष या सघोष कहलाते हैं। तो अब आपको पता हो गया कि व्यंजन के हमारे ये सभी चार्ट बन के तैयार हैं। ये स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष होते हैं। यर लव और स ह, ये ऊष्म व्यंजन भी इसमें पाए जाते हैं। संयुक्त व्यंजन के बारे में मैं अगले पार्ट में चर्चा कर चुका हूँ। इनकी संख्या 4 है हिंदी वर्णमाला में, इनको जानते रहिए। छ है, त्र है, ज्ञ है, स्र है। उच्छित व्यंजन नुक्ते लगे हुए जो नीचे रहते हैं, जैसे लड़का आप लिखते हैं तो उस ढ़ का प्रयोग करते हैं। तो ये ढ़ और ढ ढक्कन। पार्श्विक माने ल वर्ण को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ल वर्ण को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। ध्यान रहे, ल वर्ण को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, और र वर्ण को लुंठित व्यंजन कहते हैं। और अयोगवाह अंग और अह को कहते हैं, इनकी संख्या भी 2 है, अंग और अह। और अंग को हम कहते हैं अनुस्वार, देखो अनुस्वार कहते हैं, और अह को हम कहते हैं विसर्ग। अब देखिए, अनुस्वार और विसर्ग में अंतर यही है कि इसका उच्चारण म के तरीके से होता है और विसर्ग का उच्चारण ह के तरीके से होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आपको जानकर यह खुशी होगी कि हिंदी वर्णमाला में इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन में इससे बड़ी व्याख्या और नहीं हो सकती। अब आप पढ़िए, मेहनत से मन लगा करके पढ़िए। मैं दूसरे जब क्लास में आऊँगा आपका एक नया टॉपिक के साथ, तो आपसे जुड़ूंगा। लेकिन आपसे केवल इतना ही मैं आशा करता हूं कि जो भी बातें मैं बता रहा हूं उसका निरंतर प्रयास करिए पढ़ने का। बाकी हम आपके साथ हैं, आप भी मेरे साथ रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के पास मेरी जानकारी को पहुंचाएं, ताकि हम आपके बीच में बराबर आ सकें और छोटी छोटी बातों को बता सकें, बड़ी बड़ी बातों को बता सकें, ताकि आप उसको समझ सकें। धन्यवाद।